नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो देश की सियासत के एक युवा दिग्गज हैं। हरियाणा से राज्यसभा में सांसद हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति से जुड़ी रही है या कह लें कि सियासत की विरासत तीसरी पीढ़ी तक आ गई है। सदन में युवाओं से लेकर हर वर्ग के मुद्दे उठाते हैं। ग्राउंड पर महिलाओं, युवाओं, हर एक वर्ग के लिए कैसे काम हो पाए इसको लेकर भी लगातार फोकस्ड रहते हैं। जी हाँ, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए। जी, आपसे कार्तिकेय जी सभी मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे क्योंकि आप राज्यसभा सांसद हैं। मानसून सत्र भी गुजरा है, खूब हंगामा हमने देखा है। कैसे आप उस हंगामे को देखते हैं, समझते हैं? देखिए, अब तो मुझे 4 साल हो गए हैं संसद के अंदर, तो मैं हंगामा देखता रहा हूँ। लेकिन वाकई ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस मंशा से जनता अपने नुमाइंदों को चुन के भेजती है, चाहे वो कोई भी सदन हो, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जो उनकी उम्मीदें होती हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे देश की युवा पीढ़ी और पूरा देश हमें देख रहा है, तो मायूस होते होंगे ये देखकर कि हमने जिन लोगों को चुन के भेजा है वे अपने समय का और इस अपॉर्चुनिटी का सदुपयोग ना करके तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और अपनी पर्सनल एजेंडा की राजनीति को बढ़ाने के लिए लोगों के हित की जो बात है उसको सही पटल पे रखने का काम नहीं कर रहे हैं। इस बार तो शुरुआत से ही हमने देखा, शुरुआत में जो कहा गया कि भाई ठीक है, एक जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, सड़कों पर वो आया, विपक्ष ने उसको बहुत भुनाया भी। फर्स्ट वीक में कहते हैं कि जवाब दिया जाए, फिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, सारी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद कहा जाता है गृह मंत्री जवाब दें या इस्तीफा दें। गृह मंत्री जवाब देने को भी तैयार हो जाते हैं, उसके बाद भी चर्चा नहीं होती। तो क्या विपक्ष भागने का काम कर रहा था या सरकार भाग रही थी? देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता का जो हमें मैंडेट मिलता है उसको हम जो सबसे बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का, वो पार्लियामेंट होती है। और जब पार्लियामेंट सेशन में होती है तो इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर जो कहीं ना कहीं देश की ज़रूरत होती है उन पे चर्चा होती है। विपक्ष ने वो चर्चा की मांग की, पक्ष ने वो मांग स्वीकार की और कहा हम चर्चा करने को तैयार हैं, आप आइए चर्चा करिए। लेकिन तब वे चर्चा नहीं करना चाहते थे। तो एक मूविंग गोल पोस्ट, एक शिफ्टिंग गोल पोस्ट के नाते जब भी जो भी बात रखी गई, जब उसको मान लिया गया तो उसको आगे बढ़ा के राजनीति करने का काम किया है विपक्ष ने। और मैं मानता हूँ और मैं पूर्ण रूप से इसमें विश्वास रखता हूँ कि इस तरीके से देश का, जनता का या किसी विषय का भला नहीं हो सकता। अगर कोई त्रुटि है, कोई कमी है, तो सरकार अगर उस पर बात करने को तैयार है तो उस पर बात होनी चाहिए। ये सरकार का भी, विपक्ष का भी और आम नागरिक का भी हक है कि उनसे जुड़े हुए मुद्दों पे संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए। और विशेष तौर पे जब सरकार और माननीय गृह मंत्री जी ने खुद कहा कि मैं खुद समय दे रहा हूँ, बढ़ाने को भी तैयार हूँ अगर आप चर्चा करना चाहें, तो ये जो मूविंग गोल पोस्ट है, बार बार अपनी बात को बदलना और बात अडिग ना रहना, अपनी बात पे टिके ना रहना, ये भी राजनीति के अंदर हम क्या मानक स्थापित कर रहे हैं, क्या लोगों को दर्शा रहे हैं, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण और विडंबनीय है। मानक और साथ ही भाषा भी गृह मंत्री के लिए कभी भगोड़ा कहना, भाग गए हैं, लापता हैं, उनकी ओर से भी कहा गया कि भाषा का ये स्तर नहीं होना चाहिए। जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है वह काफ़ी अनुचित है। इंग्लिश में एक सेइंग है कि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, और उसका एक कारण होता है कि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोली जाती है क्योंकि हम वैचारिक तौर पर अलग हो सकते हैं पर एक ही संसद के हिस्सा हैं और एक ही संसद के अंदर, एक ही देश के अंदर देश की क्या चीज़ें अच्छी हैं, देश का फ़ायदा कहाँ हो सकता है, वो विचार विमर्श करते हुए, अपनी बात कहते हुए, पक्ष और विपक्ष की बात सुनते हुए, सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए ही ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो बढ़ती है। और व्यवस्था के बहुत सारे रूल्स हैं और बहुत सारे नॉर्म्स हैं जिसके तहत ये व्यवस्था पिछले 80 साल से चली आ रही है। मुझे नहीं लगता है कि ये लोकतंत्र के अंदर उस व्यवस्था को तोड़ना, अपमानित करना या फिर एक कलंकित करना, इस तरीके से लोकतंत्र को एक सही दिशा अपने आप में निंदनीय है। अच्छा, ये विपक्ष क्या वाकई युवा हित चाहता है या सियासत करनी है? हमने एनडीए को भी देखा कि एनडीए भी प्रोटेस्ट कर रही थी। कांग्रेस या विपक्ष, मैं कहूँगी विपक्ष वर्सेस एनडीए जिस तरह से प्रोटेस्ट करते नजर आए, झारखंड वाला मुद्दा भी उठाया गया, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये सियासत करने की होड़ है? अंग्रेजी की एक कहावत है, व्हाट इज गुड फॉर द गूस हैज टू बी गुड फॉर द गैंडर। अगर
जो हमारे छात्र भाई और बच्चे किन्हीं कारणों की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पे, वह उनका अधिकार है, उनका अधिकार क्षेत्र है कि वो प्रोटेस्ट कर सके। और उसी तरीके से जो बच्चे झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका भी अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट कर सके। जो एक के लिए वाजिब है वो दूसरे के लिए भी वाजिब होना चाहिए, जो एक के लिए भावना है वो दूसरे के लिए भी भावना होनी चाहिए। ये फर्क, इस तरीके का मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद तो हो सकता है पर मनभेद नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो हमारी देश के अंदर बहुत बड़ी युवा आबादी है, हम दुनिया का सबसे युवा देश है, तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए। और अगर कहीं कोई कमी रह गई या किसी तरीके की प्रकार की कोई बात रह गई तो वह भी अपनी बात कहे और सरकार भी सुनने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेकों वीडियो के माध्यम से भी अपनी बात रखी है कि, और बहुत एक बड़ा संदेश देने की बात की माननीय प्रधानमंत्री जी ने। मैं मानता हूँ कि समय समय पर ऐसी समीक्षाएं होती हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन उनमें फ़र्क नहीं करना चाहिए जैसे विपक्ष ने किया। जैसे विपक्ष ने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में और झारखंड के प्रोटेस्ट में फ़र्क किया, ये मेरे हिसाब से सार्वजनिक जीवन में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर बहुत ही अनुचित है। आप पीएम का जिक्र कर रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से भी बातचीत का प्रयास किया गया। जो पीएम मित्रों बोलते थे पहले वो फ्रेंड्स पर आ गए हैं, तो क्या ये ज़रूरी है, मजबूरी हो गया है? नहीं, ये कोई मजबूरी नहीं है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि जेन ज़ी हो या जेन मिलेनियल हो या जेन अल्फ़ा हो या कोई भी जनरेशन जो रही हो, अगर आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचाना चाहते हैं, उसके तहत अगर आप उनको कंफर्टेबल करना चाहते हैं, उसके वनस्पत किसी की उम्र नहीं घट जाएगी। मैं अगर आज 45 साल का हूं तो मैं जेन ज़ी नहीं बन जाऊंगा अगर मैं जेन ज़ी की शब्दावली में इस्तेमाल करूं। ये कतई मंशा नहीं है और ये ना ही हमारी सोच है, लेकिन उनसे कनेक्ट करना ताकि वह भी अपनी हमारी बात समझ सकें, या कम्युनिकेट करना, अपनी बात एक अच्छे तरीके से रखना ताकि उनको भी समझ में आए, कहीं ना कहीं किसी प्रकार का डिस्कनेक्ट ना बन जाए। तो इसको अन्यथा ना लीजिए, जो 45 साल का आदमी है वो जेनजी नहीं बनेगा और ना कोई जेनजी 45 साल का बन जाएगा, लेकिन जो हमारे अनुभव हैं वे जेनजी के भी काम आ सकते हैं, जेन अल्फा के भी काम आ सकते हैं। आप जेंसी से मिले, वो वाला अनुभव कैसा था आपका? जी बहुत अच्छा था। मैं मिलने का, मुलाकात करने का मौका मिलता है जब भी, और अभी हाल में ही मेरी एक मीटिंग हुई, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है उनसे भी, और उनका दृष्टिकोण देखने को मिलता है, किस तरीके से वे सोच रहे हैं, किस तरीके से उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, वो किस तरीके से अपने जीवन का किन बिंदुओं के और किस मार्ग पे चलना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उनके हीरोज़ कौन हैं, उनको अट्रैक्शन किस चीज़ की मिलती है, उनका एस्पिरेशनल इंडेक्स के ऊपर कौन बैठता है। तो क्योंकि हमारे ज़माने में मैं अगर कह सकूँ, मैं उतना अभी तो भी नहीं रहा, आपका ही ज़माना है, हाँ, आप लेकिन युवा लीडर अगर अभी मैं कहूँ शुरुआत जब में हम मैंने कहा। टीनेजर्स थे, जी। अगर मैं इस तरह से कहूँ कि जब हम टीनेजर्स थे तब जनरेशन गैप लगभग 10-15 साल बाद आता था। अब जनरेशन गैप का अंतराल भी कम हो गया है। मैं मानता हूँ उसका तकनीक, टेक्नोलॉजी का भी एक इम्पैक्ट है, सोशल मीडिया का भी एक इम्पैक्ट है। मैं तो खुद मानता हूँ कि इन सब चीज़ों का एक समन्वय है जिसका एक इम्पैक्ट होता है अगली जनरेशन के ऊपर, और शायद वो जनरेशन को, इस जनरेशन को वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं है जो हमारी जनरेशन को था, और हमें वो एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है जो जो उनको इनको है। तो लेकिन दोनों के एक्सपीरियंस ज़रूर अलग हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन साथ बैठकर मिलकर क्या वो सोचते जी हैं बिल्कुल, कैसे मैं एक पिता होने के नाते ये महसूस करता हूँ। मैं अभी इसी पार्लियामेंट सेशन में अंदर एक बिल भी लेके आया हूँ, जहाँ प्राइवेट मेंबर्स बिल, जहाँ मैंने ये बात सदन के सामने रखी और मैं सारे सांसदों को ये बात पत्र के माध्यम से भी और पर्सनली भी लिख रहा हूँ। ये बिल का मुख्य उद्देश्य ये है कि मूवी देखें है, वह भी एक कंट्रोल और ताकत और दुनिया से इंगेज करने की रियलिटी है दुनिया में जो हम देखते हैं, वह उसको पिता को हर बड़े को का नंबर आता है, फिर हाउस चले उस दिन और वो प्रक्रिया पूरी हो सके, वो अपने आप में ही एक टास्क होता है, एक चैलेंज होता है। और उसके बावजूद अगर सदन में आपका प्रश्न लगे और वह ना आ पाए, तो वो आपके और आपके पूरे हल्के और इलाके की जो आस्थाएं हैं उनको कहीं ना कहीं आहत उनके करता है। साथ ठगी है वो अपने तो आप में। मेरे कई प्रश्न थे जो नहीं आ पाए इस संसद के सत्र में, कुछ प्रश्न आ पाए, जैसे कि जो माननीय रेल मंत्री जी से मैंने विषय रखा खाटू श्याम जी के लिए, जो हमारे श्रद्धालु हैं उनके लिए कि हम ट्रेनों की शुरुआत कर सके और उनकी व्यवस्था कर सके, जहाँ ताकि पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे हरियाणा क्षेत्र के अंदर उसका फ़ायदा सीधे तौर पे हमारे श्रद्धालुओं को मिल सके, हमारे सैनिकों को मिल सके। विशेष तौर पे जो आवागमन होता है हरियाणा से लेकर राजस्थान तक,
और खाटू श्याम जी के लिए भी और हमारे सैनिकों के लिए भी। तो ये एक उपलब्धि है जो पूरे क्षेत्र के फायदे में आएगी और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसके अभी निर्माण होगा। माननीय रेल मंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है और इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई जल्दी होगी। बिल्कुल। इससे पहले हम नशे को लेकर, ड्रग्स को लेकर बात कर रहे थे, युवाओं को लेकर हमने बात की, खिलाड़ियों पर भी बात होगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा किया है, हालांकि लगभग हर बार अच्छा ही करते हैं हरियाणा के खिलाड़ी। अब कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी, कांग्रेस के दूसरे नेता भी हरियाणा में ये कह रहे हैं कि कॉमनवेल्थ हरियाणा में होना चाहिए या फिर को होस्ट बनाया जाए। वो अहमदाबाद में क्यों हो रहा है, वहां से पदक भी नहीं आए गुजरात से। देखिए, अहमदाबाद भी भारत का हिस्सा है और कांग्रेस पार्टी को बहुत महारत है कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने का। हमने सब देखा कि जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ पे होस्ट हुई थी तो किस तरीके का करप्शन का एक अभूतपूर्व मॉडल देखने को कांग्रेस पार्टी ने प्रस्तुत किया था। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इससे बचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का अनुभव रहा है कांग्रेस पार्टी का कॉमनवेल्थ गेम्स होल्ड करने का और जिस तरह की कंट्रोवर्सीज उसमें से निकल के आई थी, उसने कहीं ना कहीं भारत का भी सर झुकाने का काम किया था। तो मैं तो आपके माध्यम से उनको कहना चाहूँगा, इतनी चिंता मत करिए। हम कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं, हम 2034 की ओलंपिक गेम्स भारत के अंदर लेके आएंगे। ये बड़ी और बात आप कह रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है और सिर्फ कॉमनवेल्थ तक लिमिटेड नहीं रहेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स भी होगा, एशियन गेम्स भी होगा और ओलंपिक्स भी होगा। ये नया भारत है, नई भारत की परिभाषा है, ये नरेंद्र मोदी के नए भारत की परिभाषा है। और सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई को होस्ट ही बनाना था, आपकी सरकार थी 2010 में, तब आपने हरियाणा को नहीं बनवाया। 2010 में केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, स्पोर्ट्स मंत्री भी इनके थे, ये आराम से बना सकते थे। अगर क्या तब इनका राष्ट्र प्रेम नहीं जागा था? तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यह हर विषय के अंदर इस तरह की राजनीतिकरण करना, ये ना तो एक राष्ट्रीय पार्टी को शोभा देता है और ना ही ये कहीं ना कहीं जिस तरह की उम्मीद हमारी युवा पीढ़ी लगाती है हमारे राजनेताओं से, एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन से, विपक्ष से, मुझे लगता है ये उनके लिए भी मायूसजनक बात है। एक एसवाईएल के मुद्दे को लेकर भी बहुत राजनीति इन दिनों हो रही है। आपने कांग्रेस को लेकर कहा भी कि जब आपने कहा ना केंद्र वाली बात, तब मुझे ध्यान आया, केंद्र में भी कांग्रेस थी, हरियाणा में भी थी, पंजाब में थी, तब क्यों नहीं आप एसवाईएल का पानी ले आए? देखिए, एसवाईएल का मुद्दा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है और ये लोगों के दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे अनेकों मौके थे जब एसवाईएल का मुद्दा रिजॉल्व किया जा सकता था, इसका समाधान निकाला जा सकता था। पंजाब में सरकार कांग्रेस की थी, हरियाणा में सरकार कांग्रेस की थी और केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की थी। उसके बावजूद एसवाईएल के ऊपर कोई कॉन्क्रीट काम नहीं हुआ, कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए और वो काम हुआ है पिछले 12 साल की कार्यकाल के अंदर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और माननीय नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जहाँ पर ये एक चरम सीमा पे पहुँचा, एक लॉजिकल कंक्लूजन तक हम लेके आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है और जो इन मैटर्स के ज्ञाता हैं, जानते हैं ये कैसे प्रक्रिया चलती है, तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अब वह फाइनल स्टेज पे एग्जीक्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर आदेश देगी और वो एग्जीक्यूशन होगी। तो एसवाईएल का मुद्दा एक लॉजिकल कंक्लूजन पे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए सरकार ने पुरजोर प्रयास किए हैं और उसको लाने का काम किया है। ये काम आज से 15-20 साल पहले हो सकता था, क्यों नहीं किया, इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। ये देखिए, इसमें ब्लेम गेम चलता रहता है, कांग्रेस वाले देखिए, बीजेपी ब्लेम पर। गेम इसलिए है क्योंकि अधिकांश हिस्से के लिए कांग्रेस पार्टी पावर में थी और तीनों राज्यों के अंदर, मतलब दोनों राज्यों में और केंद्र में उनकी सरकार थी। तो अगर ये कभी संभव था और सबसे अनुकूल परिस्थितियां थीं तो उस वक्त थीं और उस वक्त हो सकता था। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस वक्त नहीं हुआ तो नहीं हो सकता है। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस समस्या का समाधान निकलेगा और हरियाणा को अपना हक मिलेगा। हरियाणा का बड़ा भाई क्योंकि पंजाब है और चुनाव वहां पर करीब है। आपके परिवार का भी पॉलिटिकल कनेक्शन रहा है पंजाब से। बंगाल में जब बीजेपी जीती तब कहा गया इतिहास देखिए, रचा मैं ये है। नहीं कहता हूं कि हरियाणा का हक हमें चाहिए तो हम किसी और का हक मारेंगे। हर व्यक्ति को, हर राज्य को हक है अपना हक और अधिकार मिलने का। उसी तरीके से हरियाणा को भी हक है अपना अधिकार मिलने का। उसी हक के नाते हम अपना हक मांग रहे हैं और मुझे पूर्ण रूप से हमारे देश की न्यायपालिका पर पूर्ण रूप से विश्वास है कि वे न्याय करेंगे और जिसका जो हक है उनको मिलेगा। पंजाब में इस बार किस तरह का सियासी माहौल आप देख रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि
पंजाब हो या हरियाणा, वैसे आपने कहा कि बड़ा भाई छोटा भाई का एक रिश्ता रहा है पंजाब हरियाणा का, और वो प्रेम प्यार हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा। पंजाब एक विषय में हरियाणा से पीछे रह गया है, पिछड़ रहा है। अगर आप जीडीपी की बात करें, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की बात करें, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें, और एक टाइम था जब पंजाब हरियाणा से बहुत आगे होता था, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो जीडीपी के फैक्टर्स हो या पर कैपिटा के फैक्टर्स हो। इन सब चीज़ों पे, इन सब मानकों पे हरियाणा अब कहीं आगे एक अग्रणी पोजीशन पे पहुंच चुका है, आगे के पायदान पे आ चुका है। और उसका मुख्यतः कारण ये है कि जिस तरीके का विकास और जिस तरह की नीतियाँ पिछले 12 साढ़े 12 साल के अंदर हरियाणा में आई हैं, जो पर्ची खर्ची का सिस्टम ख़त्म किया है, मेरिट पे नौकरी देने का काम किया, पारदर्शी व्यवस्था बनाने का काम किया माननीय मनोहर लाल जी ने, उनको बहुत बड़ा श्रेय जाता है इस ऐसी व्यवस्था बनाने का जिसका फ़ायदा आज पूरे आम जन को और हरियाणा वासियों को मिल रहा है। और जब आप तुलनात्मक तरीके से देखते हैं तो आपको ये फ़र्क देखने को मिलता है कि पंजाब की तुलना में आज हरियाणा कहाँ खड़ा है। और पंजाब की जनता और पंजाब का युवा भी चाहता है कि वहाँ प्रगति हो, वह भी चाहते हैं कि वहाँ पर प्रोग्रेस हो, ग्रोथ होए, इंडस्ट्री आए, एग्रीकल्चर बढ़े, युवाओं को रोज़गार के अवसर मिले। लेकिन जो वहाँ की राजनीति है, वहाँ की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, उनके चलते पंजाब के लोगों का, पंजाब की जनता का नुकसान हो रहा है। मैं मानता हूँ कि पंजाब की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार पंजाब की जनता भी बदलाव चाहती है, और बदलाव इस प्रकार का चाहती है कि जैसा बदलाव बाकी प्रदेशों में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, आसपास के राज्यों में हुआ है, देश में हुआ है, उसी तरीके का बदलाव पंजाब की जनता इस बार पंजाब में देखना चाहती है। वह सबको देख चुके हैं, अब वह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को देखना चाहती है। उन्होंने सबको मौका दिया है और मुझे लगता है कि हरियाणा पंजाब की जनता ने अपना मन बना लिया। हरियाणा में भी नायब सरकार बहुत जल्द 2 साल पूरे करने वाली है। कैसे आप देखते हैं इन 2 साल के कार्यकाल को? देखिए, पिछले 2 साल के कार्यकाल के अंदर माननीय नायब सिंह सैनी जी ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, और विशेष तौर पर जो उन्होंने कहा था उन चीज़ों को पूरा करने का काम किया है। और मैं मानता हूँ कि डेमोक्रेसी में कोई ऑप्टिमम फॉर्म नहीं होता है, आपको डेमोक्रेसी के लिए स्ट्राइव करना पड़ता है, हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है कि हम किस तरीके से सेवारत होते हुए अपने सरकार के कार्यकाल के अंदर उन बिंदुओं पे काम लगातार निरंतर करते रहें जिन बिंदुओं को लेकर हम चुनाव में गए थे, जिन बिंदुओं को लेकर हम लोगों की के बीच में गए थे, अपना मैनिफेस्टो लेकर लोगों के बीच में गए थे। और मुझे लगता है 2 साल के अंदर बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है, बहुत अच्छी तरीके से जिन विषयों के ऊपर जो कमिटमेंट्स की थी उनको पूर्ण रूप से एक अमली जामा पहनाने का काम किया है। हम विपक्ष को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं बदलाव हुआ के या चीज़ें ग्राउंड पर जो नज़र आ रही हैं, आप जो अभियान चला रहे हैं, नमो शक्ति रथ, मुझे लगता है दुनिया में अपनी तरह का पहला ही अभियान है, पहली पहल है। तो पहले भी जब इंटरव्यू किया तब आपसे बात हुई कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर आपने शुरुआत की। अब तक का क्या-क्या अनुभव है और कितना कवर किया जा चुका है? देखिए, अब तक हम लगभग 2 लाख टेस्ट कर चुके हैं नमो शक्ति रथ के तहत। ये पिछले साल 17 सितंबर को ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, और माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमारी मातृशक्ति के लिए हमेशा से संवेदनशील होते हुए सोचने का काम किया है, नीतियाँ बनाने का काम किया है, तो हम भी चाहते थे कि कोई ऐसा पैरामीटर शुरू किया जाए, एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जाए जिसमें हम उन माताओं बहनों के लिए, अपनी मातृशक्ति के लिए काम कर सकें जिनको इस बात की जानकारी का अभाव है, या जानकारी नहीं है, या वो सुविधा नहीं है, इसकी वजह से उनका कहीं नुकसान ना हो। और आज की डेट में स्तन कैंसर लगभग 26 से 27% जो केसेस आते हैं महिलाओं के कैंसर के, उसमें 27% केसेस स्तन कैंसर के होते हैं। और अगर समय से उसकी जांच हो जाए, पता लग जाए, समीक्षा हो जाए, तो वह बहुत जल्दी, बहुत अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट किया जा सकता है, उनकी जान भी बचाई जा सकती है, और बल्कि बहुत सिंपल प्रोसीजर के साथ, सिंपल ओरल मेडिसिन के साथ भी उसका इलाज किया जा सकता है अगर समय से ये पकड़ा जाए। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है हर साल ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। और मुझे आज कहने में संतुष्टि है इस बात की कि 2 लाख टेस्ट के अंदर लगभग 10,000 ऐसे केसेस आए हैं जो रेड केसेस हैं, और उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और एक लॉजिकल कंक्लूजन तक उनको पहुंचाया जाएगा ताकि उनको समय पे वो सारी सुविधाएं मिल सकें और मुहैया हो सकें जो सरकार द्वारा भी प्रायोजित कराई गई हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत के द्वारा हो, या फिर जो हमारी
स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके द्वारा हो, ताकि वह व्यवस्था का फ़ायदा, मेडिकल व्यवस्था का फ़ायदा, एक इंश्योरेंस वर्ल्ड हेल्थ कवरेज का फ़ायदा उनको मिल सके। हरियाणा से शुरू किया, यूपी तक भी पहुंचा के नमो शक्ति जी, रथ, ये कहाँ हमने तक ले जाने का ये आपका हरियाणा, प्रयास है? यूपी, दिल्ली दिल्ली। तीनों प्रदेशों में चल रहा है और इसको और व्यापक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, हरियाणा से हूँ, हरियाणा से आता हूँ, तो सबसे पहले हरियाणा से शुरुआत की और टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम पूरे हरियाणा के अंदर इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को आने वाले 1.5 साल के अंदर हमारी जितनी मातृशक्ति पूरे हरियाणा में है, 30 साल से ऊपर की उम्र की, उन सबके हम स्क्रीनिंग करेंगे। देखिए, काबिले तारीफ है कि हरियाणा तो खास तौर पर आप कह रहे हैं ना, हरियाणा से आता हूँ, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जिसे माना जाता है, उसमें हरियाणा के एक नेता महिलाओं की पीड़ा को, कष्ट को समझते हैं। ये बहुत बड़ी बात अपने आप में हो देखिए, जाती ये है। बात इसलिए भी महत्वपूर्ण बनती है क्योंकि हमारी मातृशक्ति अपनी चिंता किए बिना हमेशा परिवार की चिंता करते हैं, घर की चिंता करते हैं, बच्चों की चिंता करते हैं, अपने पति की चिंता करते हैं और घर सँभालती हैं। लेकिन उसके बावजूद उनकी चिंता करने का समय हमें भी निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी मातृशक्ति स्वस्थ है, तो हमारा परिवार स्वस्थ है। अगर हमारा परिवार स्वस्थ है, तो हमारा प्रदेश स्वस्थ है। हमारा प्रदेश स्वस्थ है, तो हमारा देश स्वस्थ है। आप जब इन कैंप्स में जाएँ, आप देखें, कभी आपको जाना चाहिए अगर आपको मौका मिले। आप भी एक रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार महिला हैं, तो और एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते आप भी लोगों तक अपील करें और ये मैसेज पहुंचाने का काम करें, क्योंकि जहाँ पर जानकारी का अभाव होने की वजह से लोगों को ये दिक्कत समस्या का सामना करना पड़े, आज की इस तकनीकी दुनिया में मुझे लगता है ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी भी मेड इन इंडिया है। एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इंडियन कंपनी है जिन्होंने इसकी शुरुआत की और अब ये अनेकों देशों में जाकर इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारे देश में क्यों नहीं, हमारे प्रदेश में क्यों नहीं, हमारे गाँव में क्यों नहीं? तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए और किस तरीके से, आप देखिए, मैंने बुज़ुर्ग माताएँ बहनों को देखा है जो आती हैं, अपना टेस्ट कराती हैं, फिर जाकर अपनी बहुओं को, बेटियों को भी लेके आती हैं और किस तरीके से वे टेक्नोलॉजी से डरती नहीं हैं। आज की हमारी मातृशक्ति टेक्नोलॉजी को समझती है, तकनीक को समझते हुए आगे बढ़ती है और समझती हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है और हमारे को इसको आगे क्यों लेके जाना है और आगे 4 लोगों तक ये अपना मैसेज क्यों पहुँचाना है। अच्छा, अवेयर भी बहुत हुई होंगी महिलाएं। अब तो बहुत सारी महिलाओं को पहले ही पता होता है कि नमो शक्ति रथ ऐसे ऐसे जी। ये जांच की जाती कि है। हमने व्यवस्था मोबाइल बनाने का कारण यही था कि सारे लोग अपना काम छोड़ के रोज़ किसी मेडिकल कैंप में या अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं और मोबाइल व्यवस्था बनाने का कारण ये था कि हम किसी भी गली मोहल्ले और गांव तक अपनी ये सेवाओं को ले जा सकें, ताकि वहीं डोर स्टेप के ऊपर ये मेडिकल स्क्रीनिंग हो सके और पूरे के पूरे गांव की स्क्रीनिंग करना, निरंतर लगातार कैंप लगाते रहना वहाँ पर। अभी हमारी लगभग 20 ऐसी मोबाइल एम्बुलेंसेज हैं जो हरियाणा के अलग-अलग विभिन्न कोनों में जा रही हैं और पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारी 40 से ज़्यादा ऐसी एम्बुलेंसेज हैं जो निरंतर रोज़ ये कैंप्स लगाने का काम कर रही हैं, ताकि हम अपनी माताओं बहनों को इस बीमारी से जानकारी भी दिला सकें और साथ-साथ उनको आगे का रास्ता भी दिखा सकें। और ये बहुत ज़रूरी भी है आधी आबादी के लिए। और जी, बिल्कुल। आप पहले ही नेता मुझे लग रहा है ऐसा कर रहे होंगे पूरे ही देश में या संसद। खैर, ऐसा मैं तो नहीं कहूँगा कि पहले नहीं था, लेकिन कि कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हाँ, मैं ज़रूर चाहता था कि कुछ हम एक ऐसा कार्यक्रम करें जो जिसको हम शुरू करके उसको एक लॉजिकल एंड तक लेके जाएँ। हमने लगभग 5000 टेस्ट एक दिन करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और अब ये दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम बन चुका है। महिलाओं को लेकर थोड़ा और बात करते हैं। महिलाओं की सियासत में भागीदारी कितनी है, प्रतिनिधित्व कितना है, कितना होना चाहिए, तमाम सवाल बहुत बार उठते हैं। हरियाणा में बीजेपी ने महिला को कमान दी है, अर्चना गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई हैं। क्या लग रहा है आपको, संदेश देने भर के लिए है या महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी? देखिए, बिल्कुल नहीं, संदेश देने की बात ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी कटिबद्ध हैं महिलाओं को संरक्षित करने के लिए, उनको और ज़्यादा ताकत देने के लिए और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए। और कहीं न कहीं अगर आप देखें तो 2023 में जब महिला आरक्षण बिल आया तो उसका यही आधारशिला थी। हमने पिछले 30-40 साल में बहुत से प्रयोग किए हैं राजनीतिक जीवन के अंदर, जहाँ पर हमने ये सबने इसकी बात तो की, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने ये बात की कि हमें महिलाओं को संरक्षित करना है, हमें महिलाओं को एम्पावर करना है, हमें उनको मुख्य धारा के अंदर लेके आना है।
और अनेकों नीतियों का भी गठन करने की बात हुई, जैसे कि 50% महिलाओं को आरक्षण देना सरपंची के चुनाव के अंदर, या फिर लोकल बॉडीज़ के अंदर रिजर्वेशन देना, वगैरह वगैरह। और ये सोचा गया था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो मुख्य धारा के अंदर महिलाएं आएंगी और कहीं ना कहीं जो भेदभाव होता है महिलाओं के साथ वह कम होगा, खत्म होगा। पर पिछले 30-40 साल में ऐसा नहीं हुआ। आज भी आप देखते हैं तो आपको सरपंच पति या सरपंच प्रतिनिधि देखने का मौका मिलता है गांव देहात में। मीटिंग्स में भी सरपंच नहीं जाती महिलाएं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम नहीं बदल पाया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोचना है कि अगर सिस्टम को बदलना है, अमूलचूल परिवर्तन लाना है और सोच को बदलना है, तो सिस्टम नीचे से नहीं ऊपर से बदलना है। ऊपर से बदलना पड़ेगा। चेंज हैज टू कम फ्रॉम द टॉप, नॉट ओनली फ्रॉम द बॉटम। एंड इसीलिए ये 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में लाने का कानून लाया गया है, उसे पारित किया गया है और बहुत जल्द ये कानून आने वाले समय में भारत के व्यवस्था का हिस्सा बने। और इस पर हमने खूब सियासत भी इससे पहले देखी जी है बिल्कुल, आप कि देख ही रहे हैं delimitation वाली। क्योंकि कई लोगों ने सियासत की है। मैं तो आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि जो लोग महिला सशक्तिकरण के विषय के साथ सियासत कर रहे हैं वे ना करें तो अच्छा है, नहीं तो देश की आधी आबादी इसको भूलेगी नहीं अगले चुनाव में। और आधी आबादी भी पूरा अपना अधिकार मिले, इसके लिए प्रयास पहले भी करती रही। जब नमो शक्ति रथ की हम बात कर रहे थे, उससे पहले विपक्ष को लेकर भी हम चर्चा कर रहे थे। विपक्ष को हरियाणा में किस तरह से आप देखते हैं, खासतौर पर मुख्य विपक्षी पार्टी को? विपक्षी पार्टियों को ये तीसरा चुनाव विपक्ष पार्टियां हारी हैं हरियाणा में, विशेष तौर पे कांग्रेस पार्टी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं उनको भी आत्ममंथन करना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि वो लोगों से इतने दूर हो गए हैं कि लगातार एक के बाद एक लोकसभा विधानसभा लोकसभा विधानसभा विधानसभा में उनको लगातार चुनावों में एक के बाद एक हार मिल रही है। और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को भी ये समझना पड़ेगा कि वे जो बातें करते हैं वे कहीं ना कहीं शायद लोगों से दूर हो गए हैं, लोगों की सोच से दूर हो गए हैं और आत्ममंथन उनको करना चाहिए। और शायद वे करेंगे और अपनी आंतरिक कलह भी उनको ख़त्म करनी चाहिए। अगर वे कर पाएंगे तो उनको आसानी होगी लोगों की बातें समझने में और लोगों की बातें आगे रखने में। विपक्ष को लेकर हमने बात की कि कांग्रेस किस तरह से बार बार हार रही है, बीजेपी जो बार बार जीत रही है, लगातार 3 बार जीतना, ये हरियाणा गठन के बाद या हरियाणा की सियासत के इतिहास में शायद पहली बार हुआ के। उसके पीछे आप क्या करिश्मा या क्या जादू मानते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि देश की राजनीति इवॉल्व होती है और कहीं ना कहीं जो जिस तरह का मॉडल प्रस्तुत किया है भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, श्री मनोहर लाल जी ने और अब नायब सिंह सैनी जी ने, तो वो मॉडल लोगों को पसंद आया है और वो लोगों उस मॉडल पे अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं, बार बार लगातार निरंतर व्यक्त कर रहे हैं। इसका एक ही मतलब है कि जनता सरकार के काम से खुश है और जनता सरकार के साथ आगे कदम से कदम बढ़ा के चलना चाहती है और सरकार भी संवेदनशील होकर जनता के साथ काम करती है। उसमें वोट चोरी के जो आरोप लगते हैं या एसआईआर को लेकर भी विपक्ष आरोप लगाता रहा। अभी हरियाणा में भी प्रोसेस चल रही है, कुछ बड़ी संख्या में हरियाणा में भी वोट कटने वाले हैं। देखिए, तो लगता है यहाँ भी सियासत होगी। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया कोई नई नहीं है या पहली बार नहीं हो रही है या कोई इस तरह से जो बनाया जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया शायद पहली बार भारत के अंदर हो रही है। ये एक व्यवस्था है, व्यवस्था एक समय टाइम बाउंड व्यवस्था है जो टाइम के हिसाब से एक अंतराल पे होती है और लगभग हर 25 साल के अंतराल के बाद ये व्यवस्था आती है। अब से 25 साल पहले एसआईआर हुआ था, आज फिर हो रहा है। तो ये व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानों के तहत है और संवैधानिक जो हमारी बॉडीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस हैं, वे अपनी देख रेख में करती हैं। मानिए 25 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी तो क्या एसआईआर कांग्रेस ने अपने हिसाब से कराया था? ये बातें करना मैं समझता हूँ एक तरीके से लोगों को बरगलाने के अलावा, उनको एक भ्रमित करने के अलावा और कुछ नहीं है। ये पर इस बात से मैं समझता हूँ आप भी सहमत होंगी, हमारे दर्शक भी सहमत होंगे कि जिन लोगों का प्रमाण नहीं है या जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, क्या उनको भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सा लेने का हक है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं, जो नागरिक नहीं उनको तो नहीं। तो इस पे कोई जरा तो होनी नहीं चाहिए और ये संवैधानिक प्रावधानों के तहत हो रहा है जो हो रहा है। तो इसके ऊपर राजनीति करना या इसको एक राजनीतिक विषय बनाकर इसको आगे बढ़ाना
मैं समझता हूँ कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर भारतीय नागरिक को वोट करने का अधिकार होना चाहिए और जो भारत का नागरिक नहीं है उसको अधिकार नहीं होना चाहिए। अलग अलग वर्गों की हमने बात की, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर हम बात कर रहे थे, खिलाड़ियों को लेकर हमने बात की। कृषि प्रधान राज्य है हरियाणा और बीजेपी दावा करती है कि हम 24 फसलों को एमएसपी पर ले रहे हैं। उधर विपक्ष कहता है 24 फसलें तो होती ही नहीं है। तो किसानों पर जो सियासत होती है, एक तरफ दावेदारी है, दूसरी तरफ आरोप हैं, उन्हें आप मैं कैसे कहता हूँ कि देखते अगर हैं? विपक्ष कहता है कि 24 फसलें नहीं होती है तो उनको 24 फसलों पे एमएसपी देने में क्या एतराज़ है? पंजाब में विपक्ष की सरकार है, अनेक राज्यों में विपक्ष की सरकार है, वे 24 फसलों पे दे दे एमएसपी, क्यों नहीं देते? अगर यही राजनीति का मुद्दा है तो ये तो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी खत्म कर चुकी है हरियाणा में। किसानों वाला मुद्दा तो जब फिर उन्होंने जब उन्होंने एमएसपी दे दी है, जब सरकार देगी नहीं दे रही है और ये व्यवस्था बना दी है, तो कौन रोक रहा है विपक्षी पार्टियों को यही व्यवस्था अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करने से? ये स्टेट इशू है, हर स्टेट अपना फैसला करेगी उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। हरियाणा सरकार अपना फैसला कर चुकी है। साथ ही जो महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो राशि दी जाती है, उससे आपको क्या लगता है? क्योंकि महिलाओं के लिए आप खुद एक मुहिम चला रहे हैं, कितनी सशक्त महिलाएं होंगी आर्थिक देखिए तौर पर? ये सारी चीजें उत्पन्न होती है माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच से। महिलाओं के नाम पे रजिस्ट्री को कम करना, सीधे बैंक अकाउंट खोलना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना, माइक्रो लोन्स उनको देना सीधे तौर पर, ये सारी की सारी नीतियाँ एक ही चीज़ दिखाती हैं कि हमारी मातृशक्ति के लिए, हमारे को विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करने की ज़रूरत है और सिर्फ एक पटल पे या एक जगह पे नहीं, मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी तरीके से। और यही आप देखेंगे कि पिछले 12 साढ़े 12 साल के कार्यकाल के अंदर अनेकों स्कीम्स महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए ही लाई गई हैं। ऐसी स्कीम्स भी जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा नहीं मानते हैं कि ये स्कीम्स शायद महिलाओं के लिए हो। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ स्वच्छ भारत का। अब स्वच्छता की बात करें तो सभी के लिए है, सिर्फ एक महिला वर्ग के लिए नहीं है, जेंडर बेस्ड नहीं है, लेकिन वो स्वच्छता अभियान का वो 12 करोड़ टॉयलेट्स का महिलाओं की ज़िंदगी में कितना बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, ये महिलाएं ही समझ सकती हैं कि क्या मतलब है एक महिला के लिए खुले में शौच करने का, या कि अपनी सिक्योरिटी और डिग्निटी को ताक पे रख के इसको बाहर जाके शौच करना या वैसे टाइम पर रिस्क लेकर करना। तो ये चीज़ें वो हैं जो आम आदमी नहीं सोच पाता है शायद, लेकिन हमारे देश के प्रधान सेवक माननीय मोदी जी ने अपनी नीतियों के अंदर हर तरीके से, हर प्रकार से महिलाओं के ऊपर किस तरीके से सोचा जा सकता है जिसका उनको फ़ायदा मिले, ऐसी नीतियाँ 12 साल में अनेकों लेवल पे काम बनाने का। अभी 12 साल में पीएम मोदी की लोकप्रियता कम हुई है, बढ़ी है? देखिए, मैं मानता हूँ कि अगर लोकप्रियता किसी नेता की कम हो तो वो देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बनेगा। ये अपने आप में एक नया इतिहास रचने का काम किया है। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे नहीं याद आता है कि जितनी लोकप्रियता प्रधानमंत्री जी की आज है, इतनी लोकप्रियता किसी और प्रधानमंत्री की कभी पहले रही। उनके समक्ष आपको विपक्ष में कोई चेहरा, जो कि बीजेपी कहती है एनडीए के, क्योंकि आप भी जुड़े हैं बीजेपी देखिए, से, मैं मानता हूँ कि हम एक इतिहास का हिस्सा कोई हैं। नहीं? जब भी आगे जाकर फ्यूचर में इस एरा की बात होएगी तो ये कहीं ना कहीं इतिहास का हम हिस्सा हैं आज आया, वो इस इतिहास को एक अलग तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म और जो पोजीशन लोगों के दिल में आज नरेंद्र मोदी जी की है, वो शायद ही कोई और आने वाले समय में भी पा पाएगा। नेता विपक्ष पीएम मोदी की मिमिक्री जिस तरह से कर रहे थे, वो वीडियो आप तक भी पहुंचा होगा, जाहिर आपने देखा होगा। तो क्या उसे केवल एक देखिए, मजाकिया अंदाज में ही देखा जाए, नेता कटाक्ष के तौर विपक्ष पर? एक बहुत ही बड़ी पोजीशन होती है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक संवैधानिक पद है और एक जिम्मेदार पद है। मुझे नहीं लगता है कि अब राजनीति का स्तर इतना गिरना चाहिए कि वो कहते हैं ना मन खट्टा हो जाए राजनीति से। हम क्या उदाहरण लोगों को, हम जेनजी को क्या उदाहरण देना चाहते हैं? हमारा अपना जो कंडक्ट है उससे हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं युवा पीढ़ी के लिए भी। हम क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं, हम उनके लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, हमें सोचना चाहिए। विशेष तौर पर जो इतने बड़े सुशोभित पद पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन विपक्ष के नेता बैठते हैं, नेता विपक्ष बैठते हैं, उनको भी लोग देखते हैं, सुनते हैं, और उनका क्या शिष्टाचार है, उनका आचरण क्या है,
क्या शब्दावली है, उसका भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। उनको सोचते समझते हुए बोलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हरियाणा से हालांकि बहुत बड़ा स्टेट हरियाणा नहीं है, 3 मंत्री हैं केंद्र में, तो ठीक ठाक प्रतिनिधित्व है हरियाणा का या नाकाफी है? देखिए नहीं, बिल्कुल हरियाणा को एक अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है केंद्र में भी, और जो भी हरियाणा के लिए विशेष तौर पर काम होते भी हैं हरियाणा के, मैं देखा है पिछले 2 साल में माननीय मनोहर लाल जी केंद्र के समन्वय के लिए बहुत ही एक हमारे लिए सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, और जहाँ पर भी विषय आता है कोई भी, तो उसमें भी उनकी भूमिका भी रहती है। बाकी हमारे केंद्र मंत्री भी रहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी बहुत समन्वय के साथ मुद्दों को केंद्र के और राज्य के समन्वय के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है। केंद्र में मनोहर लाल जी के होने से, नीतिगत फैसलों से या खास तौर पर देश के अलावा हरियाणा के विकास को लेकर आपको क्या लग रहा है, कितना फायदा इससे मिला होगा? बिल्कुल, देखिए हरियाणा को तो फ़ायदा विशेष तौर पे मिला ही मिला है, क्योंकि चाहे जो भी विषय रहे हों हरियाणा से संबंधित, उसमें कहीं न कहीं हरियाणा को बहुत फ़ायदा मिला है। जी, बहुत फ़ायदा मिला। इसके अलावा आपको लेकर और आपका आगे क्या विज़न है, उस पर भी हम थोड़ी बात करना चाहेंगे। अपर हाउस में हैं अभी आप, कभी दिल होता है कि जनता के माध्यम से चुन कर आऊँ आगे? अभी भी जनता के माध्यम से चुन के आए हैं। इनडायरेक्टली? नहीं, देखिए अब ये व्यवस्थाएँ संवैधानिक व्यवस्थाएँ हैं। डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, दोनों व्यवस्थाओं का एक अपना रोल है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली का बात नहीं है, जो दायित्व लोगों ने दिया है, मैं तो मानता हूँ ये भी, अगर मेरे को विधायकों ने वोट की है, तो विधायक को जनता ने वही ही दिए। जनता ने वोट की है। तो ये इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं मैं मानता हूँ कि हमें जो काम मिला है हमें अच्छे से करना है। एक 6 साल का कार्यकाल मिलता है, वो 6 साल का लेखा-जोखा लोगों के बीच में ज़रूर लेके जाऊँगा जब मेरा 6 साल का कार्यकाल खत्म होगा। 2028 में क्योंकि कार्यकाल खत्म होना है, संतुष्ट हैं अपने अब तक के कार्यकाल से देखिए, आप? संतुष्ट तो आदमी कभी भी होता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, मैं मानता हूँ। उसका कारण ये है कि हम कितना काम कर सकते हैं और कितना काम और करना चाहते हैं। जो उसके बीच का गैप है, उसको पूर्ण करने के लिए ही प्रयासरत रहते हैं, और यही ह्यूमन नेचर है कि हम अपने आप और एक्सेल करते रहें, और मेहनत करें, और सीखें, और कोई गलती है तो उसको सुधारें। इसी सोच के साथ मैं राजनीतिक जीवन में आया था। आज भी मेरी यही सोच है और कल भी यही रहेगी। मुझे नहीं लगता कि कोई ऑप्टिमम फॉर्म है जिसमें पहुँच के मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अब मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैंने काम किया है। हमें काम करना है, ये हमारी ज़िम्मेवारी है, हमारा दायित्व है, ये लोगों की उम्मीद है, और हम ये काम निरंतर कैसे अच्छा कर सकें, ये हम अपने बड़ों से भी सीखते हैं, अपने छोटों से भी सीखते हैं। बतौर सांसद आपको खुद को सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी कौन-सी लगती है? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मेरी कोई बतौर सांसद की ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस विषय से लोगों की मदद हो सके, लोगों की ज़िंदगी को आप कहीं न कहीं छू सकें और उनकी दुःख का हिस्सा बन सकें, भले ही उनके सुख का हिस्सा ना बनें, वो मेरे लिए ज़रूर एक प्राथमिकता रहती है, और मैं प्रयासरत रहता हूँ कि मैं कैसे ऐसे विषयों को लेकर उनके ऊपर काम करता रहूँ, और एक छोटा-सा भी अगर हम फ़र्क डाल सकते हैं किसी की ज़िंदगी में, तो मुझे लगता है कि वो हमारे को अपने जीवन में संतुष्टि का एक बहुत बड़ा सूत्र बनता है। सामाजिक जीवन से आप जुड़े रहे हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं, शुरुआत में मैंने ज़िक्र किया। तो बहुत पहले से इच्छा थी कि हाँ, सियासत में मुझे भी जाना है या फिर अचानक ही हो गया? नहीं, इच्छा तो नहीं थी सियासत में जाने की, सच्ची बात ये है। इसीलिए मैं बहुत लंबे अरसे तक सियासत से नहीं जुड़ा किसी भी तौर से, किसी पार्टी से, या फिर सीधे तौर पे किसी चुनाव से। लेकिन मुझे हमेशा लोगों के मुद्दों से ज़रूर जुड़ा रहा और उनसे सरोकार भी रहा, और कहीं न कहीं वही सरोकार ही मुझे राजनीति में आने के लिए भी प्रेरित किया। जो मैंने अपने परिवार में, अपने बड़ों से, अपने पिताजी से, अपनी माताजी से, सबसे देखा, उसका भी एक इम्पैक्ट था। जिन लोगों को हम अपना आदर्श मानते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, माँ-बाप से। मैं प्रधानमंत्री जी से, राजनीति से बाहर होते हुए भी बहुत कुछ सीखने का मिला। माननीय मनोहर लाल जी से, उनसे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, उनसे भी बहुत प्रेरणा मिली कि हमें किन बिंदुओं के ऊपर अपने जीवन का अनुसरण करना चाहिए, किन बिंदुओं पे अपने जीवन पे आगे बढ़ना चाहिए, क्या कारण होने चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और हमें बहुत कुछ भगवान की दया है, मिला है, समाज से भी मिला है, जीवन से भी मिला है, प्रकृति से भी मिला है। हम वापस क्या दे सकते हैं? हाँ, समाज को हम क्या दे सकते हैं हम जब वापस इतने क्या दे काबिल हम सकते हैं बने? समाज को? हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? कैसे अपना योगदान दे सकते हैं? और जैसे मैंने कहा कि आप एक ज़िंदगी में फ़र्क डालिए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपके पास मौका है हज़ारों लाखों ज़िंदगियों को अच्छा बनाने के लिए, उनकी एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट डालने के लिए,
तो हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हम इस परिस्थिति में हैं। आपकी काफ़ी रील्स हम देखते हैं, आपको सदन में भी सुनते हैं, मीडिया से जब आप बातचीत करते हैं, हमसे बातचीत करते हैं तब भी सुनते हैं, रील्स भी देखते हैं। और रील्स की जहाँ तक बात करते हैं तो इन दिनों ये है कोई कुछ वायरल हो गया या ट्रोल होने लगा तो होने ही लग जाता है। रवि किशन को लेकर भी हम आपकी रील देख रहे हैं। जिस तरह से वो ट्रोल हो रहे हैं इन दिनों, क्या कहेंगे? आज से लगभग 5-10 साल पहले एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की संज्ञा दी गई और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चली हुई, प्रचलित हुई। अब मैं समझता हूँ कि रील यूनिवर्सिटी चलने लग गई है। मैं आज एक नया नाम दे रहा हूँ आपके शो पे, रील यूनिवर्सिटी चलने लगी है, जहाँ पर रील्स के माध्यम से अध्ययन होता है और आगे बढ़ते हैं और लोग अपना कंटेंट देखते हैं और जो उनको पसंद आता है उसको फॉरवर्ड करते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। आपने रवि किशन जी की बात की, मैं उनको मिला हूँ संसद में, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हंसमुख व्यक्ति हैं और उनकी कई बातों को लेकर बार बार इसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है सोशल मीडिया में। एक फ़नी तरीके से भी किया गया है, एक इंस्पिरेशनल तरीके से भी किया है। पर मुझे लगता है कि मैसेंजर से ज़्यादा यहाँ मैसेज इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं मैसेज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वनस्पत मैसेंजर के। ये बातें अच्छी लगती हैं जब आप बैठ के हंस रहे हैं और मजाक कर रहे हैं और कोई चीज़ देखकर आप टाइम पास कर रहे हैं, ज़रूर अच्छी लगती हैं और आप उसको शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। लेकिन जो उसके पीछे का मैसेज है वो बहुत महत्वपूर्ण है जी। अगर रवि किशन जी ये कह रहे हैं कि कि पैसा मैटर नहीं करता है तो वो जो पहचान, पैसा या पहचान, तो ये बात सच है कि अगर आप मेहनत करेंगे, शिद्दत से काम करेंगे और अपने अपने पूर्ण रूप से समर्पित होकर काम करेंगे तो जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। मैं भी पूर्ण रूप से इस बात में विश्वास रखता हूँ, लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपको लोग क्यों जानेंगे, किस लिए जानेंगे और कैसे जानेंगे। आपके काम से जानेंगे, आप क्या करते हैं उससे जानेंगे, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ जिसमें आप निपुण हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी आपका व्यवसाय हो, आप प्रोफेशनल हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, पर आप जब एक्सेल करेंगे तो लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आप अपनी पहचान बनाइए, अपने आप अपने काम को अपनी पहचान बनाइए, तो सब पैसा भी फॉलो करेगा। पैसा भी साथ में आएगा ही। जब हम रील्स की बात कर रहे हैं, जेंजी की बात कर रहे हैं, यूथ की बात कर रहे हैं, और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी ले जाते हैं। हाँ। अब कोई पार्लियामेंट में भाग रहा है और बोल रहा है कि मैं भाई जल्दी करो, मैं लेट तो हो रहा हूँ, या कुछ इस तरह की बात बोले, जल्दी बट लेट, वो उसका संदर्भ चेंज हो जाता है। बड़ा फ्रिक्वेंटली हुआ ना, जल्दी द लेट और उसके होम फ्रॉम वर्क, ये सब बातों का देखिए, मैं मानता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि जब भी माध्यम बदलते हैं तो नई नई चीज़ें, नई रीतियाँ निकल के आती हैं। ये भी एक नई रीति लग रही है आज के ज़माने की बच्चों की या जेनजी की, लेकिन हमें उसके मैसेज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन दिस। रील हंसी मजाक अपनी जगह है, एक नया नाम हंसी मजाक दिया। अपनी जगह है, उसका भी अपना महत्व है। स्ट्रेसफुल जिंदगी के अंदर हंसी मजाक का भी एक बड़ा महत्व होता है और लोग उसको एक लाइटली भी देखते हैं और करते हैं, लेकिन हमें उस प्रक्रिया के अंदर, उस प्रोसेस में असली मैसेज को नहीं भूलना चाहिए। हंसी मजाक भी जरूरी है। आप सेशन होता है, जाहिर है सांसद के नाते वहाँ होते हैं, पब्लिक के बीच आप जाते हैं एक जनप्रतिनिधि के नाते, खाली अगर समय मिलता है तो आपके लिए मनोरंजन या खुद के लिए समय बिताना क्या, बुक्स पढ़ते हैं, नेटफ्लिक्स पर मूवीज वगैरह देखते, क्या करते हैं कार्तिक शर्मा खाली समय में? मैं जब मौका लगता है तो ज़रूर पढ़ना पसंद करता हूँ, या कोई अच्छी कभी समय लग जाए तो परिवार के साथ कोई पिक्चर देखने का मौका मिले तो वो भी करना पसंद करता हूँ बच्चों के साथ। पर सच्ची बात ये है कि जितना मौका मिले उतना मैं शायद नहीं निकाल पाता पढ़ने के लिए, जितना मैं पढ़ना चाहता हूँ। यूथ को लेकर मेरे एक दो सवाल और रहेंगे। बीजेपी सरकार जो कहती है हरियाणा गठन के बाद सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां हमने दी हैं 2014 से लेकर अब तक, दूसरी ओर विपक्ष कहते हैं ग्रुप ए ग्रुप बी की नौकरियां बाहर वाले लोगों को दे रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? HKRN को हम खत्म कर देंगे सत्ता में, या इस तरह की बातें हो रही हैं? देखिए, ये बातें हर सरकार में जब कोई विपक्ष पार्टियां होती हैं, विपक्ष पार्टियां अपनी बात रखती हैं और कहती हैं, और विशेष तौर पर नौकरियों के मुद्दे पे तो राजनीतिकरण होता ही होता है, आपने देखा है। लेकिन आप एक ऐसी सरकार से बात कर रहे हैं जिसने एक पूरी व्यवस्था को बदलने का काम किया है, एक ऐसी व्यवस्था जो एक अलग मानसिकता के साथ चलती थी, एक अलग सोच के साथ चलती थी। आज जब आप किसी युवा से हरियाणा के अंदर पूछते हैं
तो वह कोई भी गांव में कहीं पर भी जाकर आप पूछ सकते हैं तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि भाई सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था बनाई है, अब नौकरी मेरिट पे मिलती है, किसी और कारण से नहीं मिलती है। मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक मॉडल है दूसरे राज्यों को फॉलो करने के लिए भी। और इसका महत्व उन लोगों से पूछिए जो बेचारे मेरिट में होने के बावजूद नहीं अपनी नौकरी पा पाते थे। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का इम्पैक्ट ग्राउंड पे क्या है, ये आपको निरंतर जितने भी चुनाव हुए उनमें देखने को मिला है। मैं तो मानता हूँ ये तीसरा चुनाव भी है, इसमें भी एक बड़ा बहुत मुद्दा ये बड़ा रहा। मुद्दा ये पर्ची खर्ची का सिस्टम खत्म करना और मेरिट पे नौकरी देना एक बहुत बड़ा मुद्दा था लोगों का, जिसके भी लोगों ने अपनी आस्था व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार चुनने का काम किया। अपने इंटरव्यू में जिक्र भी किया कि पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म किया। मनोहर लाल जी को जाहिर इसका क्रेडिट जाता है, राजनीति के संत के तौर पर भी उनकी एक पहचान गए। उनके बाद ही नायब सैनी जी, क्या उतने ही नायाब अंदाज में काम कर पा जी रहे हैं? बिल्कुल, देखिए नायब जी ने भी एक ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं, किसानी की पृष्ठभूमि से आते हैं और उनका बहुत अनुभव रहा है। वो केंद्र में भी सांसद रहे हैं, राज्य में भी मंत्री रहे और एक बड़े अपना एक्सपीरियंस को लेकर वे आए हैं और उनका भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और जिस तरह की पृष्ठभूमि माननीय मनोहर लाल जी ने बनाने का काम किया 9.5 साल के कार्यकाल में, उसको आगे बढ़ाने का काम माननीय नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये ऐसी इबारत, ऐसी फाउंडेशन जो बनाई गई, उसका श्रेय माननीय मनोहर लाल जी को जाता है कि उन्होंने एक ऐसी नींव रखने का काम किया है जिसपे एक बुलंद इमारत खड़ी हो सके और वो बुलंद इमारत बनाने का काम माननीय नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं। अंतिम सवाल आपसे, एक हरियाणवी के नाते आपको क्या लगता है हरियाणा के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त क्या है? देखिए मैं मानता हूँ कि हरियाणा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम समय के साथ जो समय की डिमांड है, जो टेक्नोलॉजी तकनीक की डिमांड है, उसके साथ हमें भी चलना नहीं है, भागना है। और हरियाणा आज एक एस्पिरेशनल स्टेट है। हरियाणा का युवा आज सिर्फ नौकरी मांगना नहीं चाहता, नौकरी देने वाला बनना चाहता है, व्यवसाय बनाने वाला बनना चाहता है। और अगर आप देखें कि जितने भी हमारे यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं वो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ से आ रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन से नहीं आ रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। कमी है तो चीज़ों को समन्वय बनाकर कनेक्ट करने की। और आने वाले टाइम में अनेकों यूनिकॉर्न्स, अनेकों स्टार्टअप्स हरियाणा से निकलें, हरियाणा की भूमि से निकलें, ये मैं उम्मीद करता हूँ और ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ कि जो हरियाणा सरकार की, केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं और जो हमारे युवा पीढ़ी की हरियाणा में प्रतिभा है, और प्रतिभा हमने देखी है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो किसानी हो, हर चीज़ में हरियाणा के युवाओं ने आगे बढ़ चढ़ के हरियाणा का नाम देश में और दुनिया में रोशन करने का काम। बहुत बार हम तस्वीरें पोस्ट भी देखते हैं जब आप अंबाला के लोगों से, हरियाणा के लोगों से मुलाकात कर रहे होते हैं या उनके बीच में जा रहे होते हैं, तो ये संदेश पहुंचाने का भी प्रयास रहता है कि भाई हर फील्ड में बहुत रफ्तार से अब चलना है, रफ्तार का जमाना है। जी बिल्कुल, अगर भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है तो उसके लिए हरियाणा को विकसित प्रदेश बनना पड़ेगा। मेरी इच्छा है कि जब 2047 तक भारत विकसित बने तो सबसे पहला प्रदेश जो विकसित हुए भारत के अंदर वह हरियाणा हो। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आप जो सोचते हैं वैसा हो पाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय बहुत बहुत हमारे लिए धन्यवाद, निकाला। थैंक यू। तो कार्तिकेय शर्मा जी को आप सुन रहे थे। मॉनसून सत्र को लेकर इनसे बात की है, देश की हरियाणा की सियासत को लेकर इनसे बात की है, विजन क्या है इनका, हरियाणा सरकार किस तरह से काम कर रही है, विपक्ष की क्या भूमिका है, क्या होनी चाहिए, इन तमाम बातों को लेकर बेबाकी से इनकी ओर से अपनी बातें रखी गई। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।